नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानव गुप्ता। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने किस राज्य में कितने चरण में और कौन सी तारीख को चुनाव होगा, इसकी डिटेल में जानकारी दी है। जल्दी से बिना देरी के आपको पूरा का पूरा इलेक्शन का शेड्यूल बता देते हैं। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं। 10 मार्च को इन 5 चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। 10 मार्च नोट कर लीजिए, 10 मार्च को पता चलेगा यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, इन 5 राज्यों में कौन जीता, कौन हारा, किसकी सरकार आएगी और कौन विपक्ष में बैठेगा। आज तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि 15 जनवरी तक, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर चल रही है, 15 जनवरी तक कोई रोड शो नहीं होगा, कोई रैली नहीं होगी, कोई पदयात्रा नहीं होगी, कोई बाइक रैली नहीं होगी, कोई नुक्कड़ सभा नहीं होगी। ये सारी की सारी जो चुनाव की पुरानी तरीके हैं, योजनाएं हैं, उन पर बैन लगा है 15 जनवरी तक। लेकिन 15 जनवरी के बाद इलेक्शन कमीशन का कहना है कोविड के हालात देखेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि आगे उस पर क्या करना है। बिना देरी के पहले आपको तारीखें बता देते हैं। ये सब ऊपर बड़ी बातें चलती रहेंगी, पहले तारीखें जल्दी से। 10 फरवरी से चुनाव का आगाज हो जाएगा। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। उत्तर प्रदेश 7 चरणों में यहां वोटिंग होनी है। सबसे पहले यूपी देख लीजिए। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान, 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान, तीसरे चरण की वोटिंग 20 फरवरी को, फिर 23 फरवरी को चौथे फेज की वोटिंग, 27 फरवरी को 5वां मतदान, फिर मार्च 2 फेज मार्च में होंगे। 3 मार्च को छठा चरण, 7वां चरण 7 मार्च को और फिर 10 तारीख को 10 मार्च को वोटों की गिनती। यूपी के बाद जल्दी से अब पंजाब देख लीजिए। पंजाब में 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान हो जाएगा। पंजाब के लोग, बल्कि पूरे देश के लोग, दुनिया के लोग जो भी पंजाब के इलेक्शन में रुचि रखते हैं, यह तारीख नोट कर लें। 14 फरवरी को पंजाब में मतदान है। इस बार बहुत अहम चुनाव पंजाब में होने जा रहा है और मतगणना वही 10 तारीख को। अब आइए गोवा। गोवा में भी 14 फरवरी को ही मतदान होगा। जिस दिन पंजाब में वोटिंग है, उसी दिन 14 फरवरी को ही गोवा में भी एक ही चरण में मतदान हो जाएगा और मतगणना 10 मार्च को। सारे रिजल्ट 10 मार्च को ही आएंगे। उत्तराखंड, वहां भी एक ही फेज में 14 फरवरी को वोटिंग हो जाएगी। तो पंजाब, उत्तराखंड और गोवा, वहां पर 3 राज्यों में एक ही फेज में वोटिंग। और मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होगा। 27 फरवरी को पहला चरण और दूसरा चरण 3 मार्च को, और मतगणना सारे राज्यों की 10 मार्च को। एक बार फिर से आपको दिखाता हूं ताकि ये तारीखें आप आराम से नोट कर सकें। पहले एक बार फिर से यूपी देखिए जल्दी से। यूपी में 7 चरणों में चुनाव। 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च। 10 मार्च को नतीजे। 7 चरणों में इस बार यूपी में वोटिंग होने वाली है। जल्दी से पंजाब फिर से देख लीजिए। पंजाब की तारीख नोट कर लीजिए। पंजाब में 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान, 10 मार्च को वोटों की गिनती। जल्दी से अगला राज्य यूपी, पंजाब हो गया। जैसा मैं पहले बताया, पंजाब में एक फेज में वोटिंग है। उसी तरह से गोवा में भी एक ही फेज में वोटिंग होगी 14 फरवरी को। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। उसी तरह उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी एक ही चरण में वोटिंग है 14 फरवरी को। 10 तारीख को आएंगे नतीजे, 10 मार्च को। और मणिपुर आखिर में, यहां 2 फेज में वोटिंग है, 27 फरवरी और 3 मार्च को। 10 मार्च को मतगणना। अब जल्दी से एक बार फिर बड़ी बातें इस चुनाव की आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगी और आपको बताते भी रहेंगे। बड़ी बातें ये हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्योंकि कोविड की तीसरी लहर के बीच ये चुनाव हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ने कहा 15 जनवरी तक कोई पदयात्रा नहीं, कोई रोड शो नहीं, कोई नुक्कड़ सभा नहीं, कोई फिजिकल रैली नहीं। 15 जनवरी तक प्रचार के पुराने तरीकों पर रोक लगा दी गई है। वर्चुअल रैली आप कर सकते हैं, मतलब डिजिटल तरीके से, टीवी पर, मोबाइल पर आप देख सकते हैं। डोर टू डोर कैंपेन हो सकता है। 5 लोग से ज्यादा डोर टू डोर कैंपेन में नहीं जा पाएंगे। रात के 8 बजे के बाद प्रचार नहीं होगा। और सारे के सारे चुनाव कर्मी जो कि इलेक्शन ड्यूटी में लगेंगे, वो सर फुली वैक्सीनेटेड हैं। 2 डोज ही नहीं, उनको बूस्टर डोज भी लगी हुई है। कुल 18 करोड़ 30 लाख के करीब इस बार मतदाता होंगे और उनमें से करीब 25 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे।
और एक और जो इस बार सुविधा उम्मीदवारों को दी जा रही है, वो ऑनलाइन नामांकन भी कर सकेंगे। तो ये है बड़ी बातें इस इलेक्शन की। आप जल्दी से राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, उससे पहले यह भी देख लीजिए कि यूपी का जो चरण है, जो अलग अलग चरण है यूपी के चुनाव के, उसमें जो पहला चरण है 10 फरवरी को, देखिए वहां कहां कहां वोटिंग होनी है। बहुत अहम है, पश्चिमी यूपी का इलाका, दिल्ली से सटे हुए इलाके, यहां पर 10 फरवरी को यूपी के पहले चरण के चुनाव में ही वोटिंग हो जाएगी। ये सारे के सारे, जैसा हमने पहले कहा, ये वेस्टर्न यूपी के वो इलाके हैं जहां पर माना जाता है किसान आंदोलन का असर इस बार हो सकता है। जल्दी से बहस शुरू करें, उससे पहले आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है और बड़ा सीधा सवाल है। इस बार चुनाव का ऐलान तो हो गया है, लेकिन अब चुनाव के ऐलान के बाद, क्योंकि 10 फरवरी से चुनाव है, अब सवाल यह उठ रहा है कि जो रैलीज और रोड शो बैन हुए हैं, इससे किसका फायदा है और किसका नुकसान है। आज हर कोई यह सोच रहा है कि अगर मान लीजिए 15 जनवरी तक रोड शो और रैलियों पर पाबंदी लगाई गई है, आगे भी कोविड के हालात नहीं सुधरे और ये बैन जारी रहा, तो कौन सी पार्टी का फायदा होगा और कौन सी पार्टी का नुकसान होगा। जल्दी से अपने मेहमानों से परिचय करा दूं। मेरे साथ आज बीजेपी की तरफ से संजू वर्मा आई हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनील साजन राष्ट्र की बात में आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, सतीश प्रकाश को आप देख पा रहे हैं, बीएसपी के सपोर्टर हैं, चरणजीत सिंह सापरा हैं कांग्रेस की तरफ से, और राजेश बादल है मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं बहस शुरू करूं उससे पहले जरा एक बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा क्या बोले, जरा वो भी सुन लीजिए। And date of poll 10th February 2022. This is the first phase. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. And date of poll 14th February, that is Monday. Third phase 20th February, that is Sunday. Uttar Pradesh fourth phase 23rd February. On fifth phase, we will be having Uttar Pradesh fifth phase and Manipur first phase, 27th February 2022. Uttar Pradesh sixth phase and Manipur second phase. Date of poll 3rd March, that is Thursday. Uttar Pradesh seventh phase and date of poll is 7th March. So on 7th March, all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. The Commission has decided that no road show, padyatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No road show, no padyatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession. Similar तो साफ साफ इलेक्शन कमीशन ने माना आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोविड की तीसरी लहर के बीच चुनाव करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन चुनाव जरूरी भी है। राजेश बादल, सबसे पहले मैं आपका एक कमेंट चाह रहा हूं। 15 जनवरी तक रैलीज बैन, रोड शो बैन, सब कुछ बैन। मोहम्मद अमीन साहब भी आ गए, चुनाव आयोग से जुड़े रहे हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक हैं। राजेश, आप इस फैसले से सहमत हैं क्या? क्योंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं और बाकी एक्सपर्ट्स, कि फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर पीक कर सकती है, लाखों केस आ सकते हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन फरवरी मार्च में चुनाव करा रहा है। राजेश बादल, आप इस फैसले से सहमत हैं क्या? देखिए, बुनियादी तौर पर तो मैं इस फैसले से ही सहमत नहीं था, क्योंकि राजनीतिक दलों ने इस पे चुनाव कराने का सहमति दी थी, लेकिन चुनाव आयोग के पास विकल्प होते हैं कि वो अपने चुनाव को आगे कुछ दिनों के लिए टाल सकता था। इसके बाद उसको हेल्थ डिपार्टमेंट से राय लेनी थी, राज्य शासन से रिपोर्ट मांगनी थी। अगर फरवरी में ये आशंका प्रकट की गई है कि तीसरी लहर और जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं कोरोना के, अगर उनके चलते ये कोई खतरनाक स्थिति होगी, क्योंकि मत भूलिए चुनाव में आप रैली बैन कर देंगे, लेकिन इसी दिन ही दरमियान आप मकर संक्रांति वहां पड़ रही है। मकर संक्रांति पर हरिद्वार में लाखों लोग जुड़ते हैं, लोहड़ी है, पोंगल है, शिवरात्रि है, तो ये 30 त्योहारों पर भी हम लोग इकट्ठे होते हैं। अब अगर प्रशासन का ध्यान चुनाव की तरफ रहेगा, जो कि सर्वोच्च प्राथमिकता पर होते हैं,
तो इन त्योहारों पर जुटने वाली भीड़ को कैसे रोकेंगे आप? तो एक अव्वल तो मेरा तो यह है कि अगर कुछ दिनों टाले जाते, लेकिन अब चूंकि ऐलान हो चुका है, ठीक है। फिर भी मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि 15 तारीख तक अगर देख रहे हैं वर्चुअल रैलीज का, हमने, आपको याद होगा कल न्यूज 24 ने ही इस बात को सबसे पहले उठाया था और मैंने ये बात कही थी कि वर्चुअल रैलीज का होना चाहिए। हाँ। तो वर्चुअल रैली आयोग ने माना है, ये अच्छी बात है। ठीक है। और 80+ जो है उनके पोस्टल बैलेट्स की बात मानी है, पोस्टल बैलेट मतदान करेंगे वो, लेकिन इसके जोखिम भी लिया है साथ में चुनाव आयोग ने। एग्जैक्टली। क्योंकि इन केस अगर चुनाव के बाद या चुनाव के दरमियान इस लहर का एक भयानक रूप हम लोगों ने देखा, तो उसे, उसका जो ठीकरा है वो इसीलिए मैंने राजेश आज ना मोहम्मद अमीन साहब को बुलाया है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे कोविड के दौरान और रैलियां हुई थी, तब मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के कर्मचारियों पर, अफसरों पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। मोहम्मद अमीन साहब, आज आप सहमत हैं इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं फरवरी में जब तीसरी लहर पीक कर रही होगी, उस समय आपको वोटिंग के लिए घरों से बाहर निकलना है। डॉक्टर और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं घरों में रहिए भैया, मास्क लगाइए, कहीं मत जाइए जरूरी ना हो तो। और इलेक्शन कमीशन कह रहा है वोट डालने बाहर निकलिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हैं उसको भी मैं सही मानता हूं। और मद्रास हाई कोर्ट ने अपना ऐसा वर्डिक्ट दिया था कि FIR की जानी चाहिए, मर्डर केस रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि इसके लिए हमारा कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और गया भी था। खैर कोई बात नहीं, वो तो पुरानी बात हो गई। लेकिन आप याद रखिए इस बात को, जो आज आप इस बात को कह रहे हैं कि हमारे कमीशन ने इलेक्शन कराने से पहले, चूंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 324 आर्टिकल, ये हम इलेक्शन कमीशन बाद है इलेक्शन कमीशन चुनाव कराने के लिए। इसके लिए कमीशन ने सारा सर्वे किया, सबसे बात की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे जनता के प्रतिनिधि हैं सारी पार्टियों के, उन्होंने यही कहा सीधा कि इलेक्शन होना चाहिए। आप देख लीजिए, अगर ये चुनाव नहीं कराने की बात आती तो उसमें प्रेसिडेंट रूल लागू होता है। उसमें क्या होता कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं सीधे तौर पे ये कह देती कि इलेक्शन कमीशन जो है गवर्नमेंट का पक्ष ले रहा है। देखिए इस बात को भी देखना पड़ेगा कि सारी पार्टियों ने, आज कोई पार्टी हमारे सामने ये नहीं कह सकती इलेक्शन कमीशन के कि जिसने प्रेशर नहीं डाला कि चुनाव नहीं होना चाहिए। उनको ये लग रहा है कि हम जीत जाएंगे चाहे जनता रहे या जाए। खैर अब उसके इलेक्शन कमीशन ने किया है, अब इलेक्शन कमीशन पिछली गलतियों को दोहराएगा नहीं, न हमारे ऑफिसर दोहराएंगे, जितने भी हैं उनको सख्ती से पालन किया जाएगा। अब की बार आप देख लीजिएगा कि मिसाल लगेगी अब की बार के इलेक्शन की, कैसा इलेक्शन में मिसाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से मोहम्मद अमीन साहब कह रहे हैं जब सारी पार्टियां चुनाव कराना चाहती हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है। लेकिन वो अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और पार्टियों की राय मानने को इलेक्शन कमीशन बाध्य नहीं है। खैर एनीवे, आज की डिबेट पे आ रहा हूं मैं। संजू वर्मा आपसे शुरू कर रहा हूं। संजू वर्मा, 15 जनवरी तक वर्चुअल प्रचार होगा, उसके बाद भी पता नहीं, कोविड के हालात पर निर्भर करेगा। अगर वर्चुअल प्रचार होता है संजू वर्मा, किसका फायदा किसका नुकसान? इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने जो ये निर्णय लिया है, ये फैसला लिया है कि चुनाव को पोस्टपोन या टाला नहीं जाएगा। फरवरी 10 को शुरू होकर मार्च 10 को तो रिजल्ट तक निकल जाएंगे। मुझे लगता है जो चीज सुशील चंद्रा जी ने कही, मैं उसको दोहराना चाहती हूँ, क्योंकि एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि कोविड महामारी की पीक, तीसरी वेव यदि फरवरी में होने की आशंका है तो चुनाव करने की जरूरत भला क्या थी। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक लोकतंत्र में, एक गणतंत्र में दी राइट टू कास्ट योर वोट, अपना मत देना, ये बहुत ही जरूरी होता है। और ये मत, ये राइट, ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। और यदि चुनाव आयोग इलेक्शन को स्थगित कर देता या टाल देता तो जो लोग आज कह रहे हैं कि भाई कोरोना महामारी के बीच में चुनाव करने की भला जरूरत क्या थी, यही लोग पलट के वार करते मानस थी कि बीजेपी ने तो लोकतंत्र का गला घोट किया, बीजेपी ने तो गणतंत्र का गला घोट किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी चुनाव आयोग ने फैसला लिया है वो सभी मुख्य स्टेक होल्डर्स के साथ वार्तालाप करके, बातचीत करके ये निर्णय लिया गया है। सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, सभी राज्यों के DGP, सभी राज्यों के हेल्थ सेक्रेटरी, यूनियन होम मिनिस्ट्री, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी, सभी लोगों की राय लेकर एक कंसेंसस ओपिनियन के तहत ये निर्णय लिया गया है। मुझे लगता है सबसे अहम बात तो ये है कि यह पहली बार ऐसा होगा कि वर्चुअल माध्यम से न केवल चुनाव होंगे, पर मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि पारदर्शिता से
ये जरूर दिखाया जाएगा जनता के सामने कि भाई ये है आपका कैंडिडेट, इसके खिलाफ ये क्रिमिनल केसेस हैं दर्ज, ये इसके खिलाफ आरोप हैं। अभी फैसला आपका है, चाहे बीजेपी का हो, सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, ठीक है। कि क्रिमिनल केसेस के बावजूद क्या आप इन्हें चुनना चाहते हैं, ओके, इन्हें अपना मत देना चाहते हैं। ऑलराइट, ओके। सुनील साजन, आपका पहला रिएक्शन, 15 जनवरी तक नो फिजिकल रैलीज, कोई रोड शो नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, सिर्फ वर्चुअली करना पड़ेगा। आपको लगता है कि इसमें बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को फायदा हो जाएगा इस प्रचार में? देखिए मानस जी, मेरा अपना ये मानना है कि जब 28 लाख से बजट बढ़ा दिया गया और वो 40 कर दिया गया और रैलियों पर प्रतिबंधित हो गया, वर्चुअल रैली हो गई, तो हम लोगों की मांग है चुनाव आयोग से कि आखिर वो लोग जो गरीब हैं, जो स्मार्टफोन नहीं चला पाते हैं, वर्चुअल नहीं जुड़ पाएंगे, या जिनके घरों में भी टीवी नहीं है, उन तक पहुंचने का क्या रास्ता होगा, वो रास्ता भी चुनाव आयोग को सुझाना पड़ेगा। ये तो चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की मदद कर दी कि 28 लाख से 40 लाख रुपए बढ़ा भी दिए और रैली भी नहीं करनी है। हम इस पक्ष में नहीं है कि कोरोना अगर बढ़ रहा है तो हमें रैली करनी ही करनी है, लेकिन चुनाव आयोग को कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। जिन पार्टियों के पास इतने संसाधन नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वर्चुअल होने का या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो वो तो अपने आप पिछड़ जाएंगे। तो उनके लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी जो भी चुनाव आयोग तय करेगा उसको मानते हुए, सारे कानूनों को, सारे नियमों को मानते हुए हम उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे, क्योंकि लोग नाराज हैं, लोग परेशान हैं। और ये जो 10 मार्च की तारीख है, ये उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने की तारीख है। ओके सुनील, लेकिन आपने कहा आपको कोई तरीका चुनाव आयोग को निकालना चाहिए छोटी पार्टियों के लिए। डोर टू डोर कैंपेन का एक रास्ता दिया तो है चुनाव आयोग ने, क्या आप दरवाजे दरवाजे जाकर कैंपेन कर सकते हैं 5 लोग? क्या उसमें लगता है आपको कुछ? हाँ, देखिए मालिक जी, जो चुनाव आयोग ने कहा है कि 5 लोग दरवाजे दरवाजे जा सकते हैं, तो दरवाजे दरवाजे तो वर्कर जा सकते हैं, हमारे जैसे लोग, पार्टी के जो वर्कर वो जा सकते हैं, लेकिन नेता कैसे जाएगा, बात कैसे जाएगी, उन तक कैसे? हम केवल समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहे, जो छोटे दल हैं, छोटे छोटे दल हैं जो कभी सरकार में नहीं आए, वो अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे अपने लोगों के बीच? मतलब सुनील, एक तरह से आप तो अभी से मान रहे हैं कि आपका नुकसान हो जाएगा, छोटी पार्टियों का नुकसान हो जाएगा और बीजेपी फायदा ले जाएगी। बीजेपी कहेगी कि आप बहाने बना रहे, देखिए अभी से हार के। नहीं, समाजवादी पार्टी का नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपने जो बात पूछी है, तो हम तो सबकी बात कर रहे हैं अभी, और हमने आपके कार्यक्रम में स्वीकार किया है कि बीजेपी की मदद करने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी नाराजगी है, किसानों में, बेरोजगारों में, महिलाओं में, अगड़े पिछड़े, दलित, मुसलमानों में, हर तबके के व्यक्ति में। लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कब चुनाव की तारीख आएगी और कब हम इस सरकार को बदलेंगे। सुनील, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये जो किसान आंदोलन था ये साल भर से ऊपर चला, आप कह रहे हैं लोगों में 2-3 साल से बहुत नाराजगी है, इसका मतलब फिर तो 2 महीने के प्रचार में आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर वर्चुअल प्रचार हो रहा है तो। वेल सेड। सुनील सुन रहे हैं? सुनील तक आवाज नहीं जा रही है। चरणजीत सिंह सापरा, आपका रिएक्शन, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है आज की घोषणा पर? देखिए, आज की घोषणा जो है उसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है और निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन ने पहले सभी पॉलिटिकल पार्टियों से भी, सभी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन सबसे वार्तालाप करके वो इस सारे निर्णय पर आए हैं। और जो वर्चुअल रैलीज जो करनी है, यानी 15 जनवरी तक वो पब्लिक रैली और नुक्कड़ सभा ये सारी नहीं हो पाएगी। सुनील बोल रहा हूं। निश्चित रूप से इसमें मुझे लगता है कि सभी पार्टियों को अपना प्रचार का माध्यम बदलना पड़ेगा। यानी अब जो है वो प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस तरह के माध्यम, सोशल मीडिया, इस तरह के माध्यम से अपने प्रचार जो है वो 15 जनवरी तक
सभी को तेज करने पड़ेंगे। यानी ये मैं समझता हूं कि ये एक बदलाव जो है ये ठीक भी है, जरूरी भी है। आज की परिस्थिति की वजह से जहां पर कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन रोज बढ़ रहा है और इसकी पीक कब आएगी ये किसी को अंदाजा नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये निर्णय उचित है और चुनाव आगे भी नहीं जा सकते थे, इस तरह से भी मुझे लगता है। और ये जो निर्णय हुआ ये उचित हुआ। इसमें ठीक है, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उसको फायदा इसलिए हो सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से आपको पता है कि 96% जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है वो भारतीय जनता पार्टी को जाते हैं, तो उसके माध्यम से उनको फायदा हो सकता है। लेकिन उससे हम घबरा नहीं रहे हैं। हमारा कहना यह है कि जनता वोट करेगी, 5 साल के काम को देखकर, कार्य प्रणाली को देख करके वोट करेगी और दूसरी पार्टियां जो है वो क्या जनता के लिए करना चाहती है आने वाले 5 साल के लिए, उसके ऊपर जनता वोट। लेकिन सापरा जी, आपको भी अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। ग्राउंड पर यूपी में प्रियंका गांधी पिछले कई महीनों से बहुत एक्टिव थी, हर जगह जा रही थी। अब आपको भी पूरा सब कुछ बदलना पड़ेगा, सब दोबारा से ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा आपको। क्योंकि देखिए, हमें तो ऐसा लग रहा है फिलहाल ये बैन जो लगा है ये 15 तारीख तक है। कोविड के हालात अभी सुधरने वाले हैं नहीं। ऐसे में हो सकता है कि ये बैन एक्सटेंड कर दिया जाए और चुनाव की तारीखें वही रहेंगी। अगर वर्चुअल प्रचार पे ही पूरा इलेक्शन हुआ सापरा जी, तो फिर मतलब आप उसका भी स्वागत कर रहे हैं क्या? आपको नहीं लगता आपको नुकसान होगा, बीजेपी फायदा ले जाएगी? नहीं, ठीक है ना। अगर वर्चुअल चुनाव से वर्चुअल प्रचार से सारा चुनाव होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का सोशल मीडिया सारा सचज है। हमारे सोशल मीडिया से बहुत सारा प्रचार पहले से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम खाली रैलियां ही कर रहे हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो आदरणीय प्रियंका जी ने जो घोषणाएं की हैं, वो जनता के बीच में ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। या पंजाब कांग्रेस की सरकार ने क्या काम किए हैं वो लोगों तक पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी क्या उत्तराखंड की जनता को देना चाहती है वो जनता के बीच में हम पहुंचा चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी को इससे कोई डर नहीं है और कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सतीश प्रकाश, हमारा हर राज्य के अंदर में फायदा ही होगा। सतीश प्रकाश, बहन जी तो कह रही थी कि हम तो अपनी सारी ताकत जब इलेक्शन आएगा उस समय के लिए बचा के रख रहे हैं, बाकी पार्टियों को रैली करने दीजिए। अगर रैली करने का मौका ही नहीं मिला तो बहन जी क्या करेंगी? सतीश प्रकाश नहीं, देखिए, महामारी के दौर में जो कहीं कोई दो राय। देखिए, इलेक्शन के नाम पर अगर लोगों को छल नहीं सकते ना, यही सवाल होगा ना ये कि देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि आपको पार्टी को टेक्नोलॉजी बनानी है। मुद्दा ये है कि जो आपका वोटर है वो टेक्नोलॉजी से अवेयर है या नहीं है। क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि बीजेपी तमाम लोग बड़ा स्वागत कर रहे हैं कि डिजिटल रैली करेंगे, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फायदा उठाएंगे। उनकी खुशी का कारण ये हो सकता है कि उनको लगता है कि जो उनका वोटर है वो टेक्निकली थोड़ा अवेयर है। हाँ। इसमें कहीं ना कहीं ऐसे दलों को जो जिनके वोटर्स अभी अनपढ़ हैं, उनके पास गांव में रहते हैं, उनके पास साधन नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास संचार के साधन नहीं है, तो निश्चित रूप से ऐसे दलों को नुकसान होगा। लेकिन एक सवाल मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, महामारी के आप दौर की बात करते हैं, तमाम दुनिया ये दावा कर रही है कि फरवरी में पीक आएंगे और एक तरफ आप चुनाव भी कराना चाहते हैं, चुनाव का सब स्वागत कर रहे हैं, लेकिन चुनाव की आप 7 चरणों में चुनाव क्यों कराना चाहते हैं? ये भी तो सवाल होगा ना। अगर महामारी का दौर है और तमाम दुनिया के लोगों के इसके ऊपर सवाल है, चलिए हम ये मानते हैं कि चुनाव आयोग चुनाव कराना चाहता है, लेकिन आपको ये भी सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि आप उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव क्यों कराना चाहते हैं? एक बात। दूसरी बात, आप तो हर बार ही होते हैं सतीश। तमाम राजनीतिक सुनिए, एक सवाल है बस आप तमाम राजनीतिक दलों को के उम्मीदवारों का पैसा कहीं ना कहीं पदयात्राओं पर, बड़ी बड़ी चुनावी रैलियों पर, तमाम चुनाव प्रचार के लिए पैसा है ना। अगर 2 ही दिन पहले यही चुनाव आयोग जो चुनावी खर्चे की लिमिट बढ़ा देता है, यही चुनाव आयोग में एक दिन में तो मामला तय नहीं होगा। अभी 10 दिन पहले तमाम आप राज्यों के लोगों से मिल रहे थे और आपको ये मगला था कि हम चुनाव रैली को बैन करेंगे। ऐसी स्थिति में आप मुझे ये बताइए कि ये कैसे संभव है कि आप एक तरफ चुनाव के खर्चे की लिमिट बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ चुनावी रैली के ऊपर बैन लगा रहे हैं, तो नहीं कहीं ना कहीं विवादास्पद। नहीं सतीश एक सेकंड, नहीं ऐसा नहीं है। चुनाव का खर्चा महंगाई को देखते हुए बढ़ाया गया है, हर उम्मीदवार का बड़े राज्य में ज्यादा किया गया। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए, अरे भाई सुनिए, अरे सुन तो लीजिए। जब ये फैसला लिया गया था तब ये नहीं था ना कि ये रैलियां बैन हो जाएंगी, वो तो आज हुई हैं।
नहीं, अब आप रैलियां सोचो, बैन हुई हो गए तो कर वही खर्चा आप डिजिटली खर्च कर सकते हैं, वर्चुअल प्रचार पे खर्च कर सकते हैं। लेकिन सतीश प्रकाश और सुनील साजन, संजू दोनों ये कह रहे हैं, दोनों का आरोप है कि हम जो गरीब आदमी है, जिसके पास सोशल मीडिया मोबाइल का बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं है, उन तक वो लोग नहीं पहुंच पाएंगे। यानी आपको फायदा पहुंचा दिया चुनाव आयोग ने ये रैलियां बैन करके। संजू वर्मा। मानस जी, मुझे ये जो बेबुनियादी इल्जाम विपक्ष लगा रहा है, मुझे तो हंसी आ रही है, ये हास्यास्पद है। मैं ये मानती हूँ कि लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, सच्चे और ईमानदार नेताओं की जीत होनी चाहिए, ये बीजेपी का नारा है। पहली बात तो ये कि ये जो बार बार लोग कहते हैं कि भाई आपने ओवरऑल जो एक्सपेंस है वो बढ़ा दिया, 40 लाख कर दिया, पर आपने फिजिकल रैलीज बैन कर दी, तो ओवरऑल एक्सपेंस बढ़ाने की क्या जरूरत थी? तो मानस जी, जैसा आपने कहा, सुशील चंद्रा जी ने दो अहम बातें कही कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक तो पॉपुलेशन बढ़ गई है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को मद्देनजर रखा गया है, और सबसे अहम बात आप देखिए, उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, 690 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, पर कुल मिलाके लगभग 18 करोड़ 80.34 करोड़ पीपल टू बी प्रिसाइज मत देने जाएंगे, और 24.5 लाख ज्यादा मत दान में हिस्सा लेंगे लोग 2017 के मुकाबले। तो 24.5 लाख ज्यादा लोग इलेक्शन पोलिंग प्रोसेस में इस बार भाग लेंगे, तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही। दूसरी और अहम बात, ये जो बार बार कहते हैं कि लोगों के पास डिजिटल टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, मुझे एक बात बताइए, कहने में तो थोड़ा संकोच हो रहा है, पर चाहे वो आज कोई प्यून हो, कोई चपरासी हो, कोई भाजी बेचने वाला हो, कोई स्ट्रीट वेंडर हो, कोई भी हो, हर किसी के पास स्मार्टफोन भी होता है, फोन पे भी होता है, गूगल पे की भी सुविधा होती है, पेटीएम की भी सुविधा होती है। आज का जो भारत है वो डिजिटली बहुत सशक्त है, डिजिटली बहुत सक्षम है। इसलिए जो लोग यहाँ पर बैठकर डिजिटल इंडिया पर ताने कसते हैं और कहते हैं कि लोग, जनता जागरूक नहीं है, जनता जागरूक है। आप अपनी आंखें खोल लीजिए और हार आपके लिए निश्चित है, क्योंकि एक चीज बता दूं कि सबसे ज्यादा वोट पिछली बार 2017 में बीजेपी को कहां से मिले थे? दोआब, वेस्टर्न यूपी से। वेस्टर्न यूपी में बीजेपी का वोट शेयर था 42.6%, और समाजवादी पार्टी बीएसपी मिलाकर भी उनका 42% वोट शेयर नहीं था। इसलिए हार तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी की निश्चित है। कांग्रेस तो खैर इक्वेशन में है ही नहीं, कांग्रेस तो इक्वेशन में है ही नहीं। ओके, ऑल राइट। सुनील साजन, क्विक रिस्पांस, उसके बाद राजेश बादल, मोहम्मद अमीन साहब आपके पास आ रहा हूं। सुनील साजन, संजू वर्मा देखिए वही कह रही हैं, आप बहाने बना रहे हैं कि हमारे गरीब वोटर के पास मोबाइल नहीं है, ये तो बहानेबाजी हो गई अभी से। देखिए संजू वर्मा जी को मैंने सुना, उन्होंने दो बातें कही, एक झूठ कही, एक सच कही। सच उन्होंने कही कि सच्चे और ईमानदार नेताओं को जनता को जिताना चाहिए। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का बुरिया बिस्तर बंध गया है। इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है, बेईमानी करने वालों को और झूठ बोलने वालों को जनता हराने जा रही है। एक संजू वर्मा जी के लिए बोला है। हाँ ठीक है, लाल टोपी वाले ही इलाज बांधेंगे, लाल टोपी वाले ही इलाज बांधेंगे। झूठे, मक्कार और जुमलेबाजों का इलाज लाल टोपी वाले ही करेंगे। वही करेंगे जो ऑक्सीजन नहीं दे पाए, उनको दूसरी जगह का रास्ता लाल टोपी वाले ही दिखाएंगे। और दूसरी बात, संजू वर्मा जी, आपने एक बात कही है, ठीक है, हम भी मानते हैं कि कुछ सब्जी वाले के पास, कुछ रिक्शे वाले के पास आईफोन होंगे, स्मार्टफोन होंगे, क्योंकि आपसे अगर हम बात करेंगे तो आप कहेंगे कि स्मार्ट सिटी बन गई है, बुलेट ट्रेन आ गई है, पता नहीं क्या क्या आप बता देंगे। लेकिन कुछ निकल करके गांव में आइए, गांव में घूमिए। अभी आधे गांव के लोगों के पास वही छोटे वाले मोबाइल मिल जाएंगे, और कुछ घर ऐसे भी हैं अभी इस देश में जहां हर व्यक्ति के पास मोबाइल भी नहीं है। सच्चाई से ओके, ऑल राइट। राजेश बादल, 2-3 चीजें हैं जिस पर विश्लेषण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मोहम्मद अमीन साहब, उसमें आप भी मेरी मदद करिएगा। जो सुनील साजन कह रहे हैं वो बहुत सही बात कह रहे हैं। हमारे देश में स्मार्टफोन्स की संख्या कम है, अभी भी मोबाइल कवरेज अच्छा है, बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, उनके पास सिंपल फोन है। आपको क्या लग रहा है राजेश बादल, ये जो प्रचार वर्चुअल होगा तो ये इसमें आपको कौन आगे लग रहा है? क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट आया, वो कह रहे हैं हम भी तैयार हैं,
चरणजीत सिंह सापरा कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कंफर्टेबल हैं क्योंकि सोशल मीडिया हमारा भी स्ट्रांग है। क्या बीएसपी एसपी को आप नुकसान होता हुआ देख रहे हैं क्या राजेश? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं मानक के अभी भी स्मार्टफोन कम है और वर्चुअल रैलीज का जो फायदा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, उनको उस तरीके से तो फिलहाल एक हफ्ते तक तो नहीं मिलने वाला है जैसा कि वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमने कोरोना में लगातार देखा है और हम लोग लगातार फील्ड में गए हैं, देखा है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी और अगर एक घर में 2 बच्चे थे तो पूरे घर में चूंकि एक फोन था तो लड़की को उसका जो है खामियाजा उठाना पड़ा है क्योंकि उसकी क्लास चूकती रही है, लड़के ने अपनी क्लास अटेंड करी। तो 6 लोगों के बीच में एक स्मार्टफोन अगर है तो राय बनाने के लिए मुझे लगता है कि वर्चुअल रैलीज की बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं है। दूसरी चीज, अगर 15 तारीख है, मैं ये चाहता हूं कि ये, क्योंकि उसके बाद 3 हफ्ते और भी है मानक, सिर्फ 1 हफ्ते रोक के, मान लीजिए 1 हफ्ते आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगर उसके जो नतीजे आए बाद में आए, क्योंकि इस बीच में मैंने फिर रिपीट करूंगा कि बड़े बड़े त्योहार हैं जिनमें लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। नहीं राजेश, 15 नहीं 3 हफ्ते नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं बल्कि 10 मार्च जब काउंटिंग है उससे पहले 2-3 दिन आखिरी चरण तक, 7 तारीख तक है, 7 मार्च तक मतदान है। हाँ, तो देखिए कितना लंबा समय है। अगर आपने उस समय रैलियां खोल दी तो विस्फोट फरवरी का जो आपने अभी आशंका अपने शुरुआती संबोधन में बताई थी, मैं कह रहा हूं बहुत ही खतरनाक दौर का हम लोग सामना करने जा रहे हैं। तो रैलियां तो होनी चाहिए बिल्कुल 7 मार्च तक, बिल्कुल वर्चुअल होनी चाहिए। हाँ। खोलना नहीं चाहिए किसी सूरत में। लाभ राजनीतिक दल उठा पाए या नहीं उठा पाए, लोगों की जान ज्यादा जरूरी है। लोग के लिए तंत्र होता है, तंत्र के लिए लोक नहीं बिल्कुल होता सही है, बिल्कुल सही है ना। और एक बात और मैं बता दूं कि जो अमीन साहब ने भी कहा था और संजू जी ने भी कही थी और कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने भी कही थी कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय निर्वाचन अधिनियम असाधारण परिस्थितियों में निर्वाचन टालने की इजाजत देता है। इस देश में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार चुनाव टाले गए हैं और 1.5 साल तक राष्ट्रपति शासन रहा है। चूंकि आज ये विषय नहीं है, नहीं तो मैं और उदाहरण सहित बताऊं कि कब किस राज्य में 1.5 साल चला, किसने 4 महीने चला, किसमें 6 महीने चला। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। राजेश, मतलब आप नहीं मान रहे कि अगर वर्चुअल रैलीज के आधार पर चुनाव होता है और फिजिकल प्रचार नहीं हो पाता है तो किसी का फायदा किसी का नुकसान है, आपको ऐसा नहीं लगता है? बिल्कुल, इसलिए कि देखिए आप उत्तर प्रदेश का चरित्र नहीं भूल सकते हैं। मानक उत्तर प्रदेश का बाकी राज्यों से एक अलग मिजाज है, सघन आबादी है और कई मामलों में उत्तर प्रदेश के लोग अपने अलग ढंग से अपने उम्मीदवार का मूल्यांकन करते हैं। अब वहां तो इस बात पे भी नेता को हरा दिया जाता है कि कोई उसके यहां शादी में नहीं आया या कोई उसके गमी में नहीं गया तो वो उम्मीदवार खराब हो जाता है। तो वर्चुअल अच्छा, ऐसा तो नहीं राजेश कि अभी तक जिसने जितना प्रचार कर लिया बस इसी के आधार पर लोग वोट दे देंगे, या अभी जो ये अंतिम कुछ हफ्ते हैं इनमें भी लोग कुछ अपना रुख बदलेंगे? मुझे लगता है कि हाँ, आप ये ठीक कह रहे हैं कि आज को अगर हम इसको पॉइंट बना लें तो इसके बाद अब तक जिसको जितना करना था वो कर चुका है। अब तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलेगी या वर्चुअल रैली चलेंगी, उसको जो फायदा, तो सबके लिए मैदान खुला है। हाँ। सभी के लिए है। आप देखिएगा कि किस तरह से कम्युनल मैसेज की बाढ़ आ जाएगी, मजहब और नफरत की बाढ़ आ जाएगी, बहुत सारे फर्जी कहानियों की बाढ़ आ जाएगी। लेकिन अब उनको कैसे रोकेगा? चुनाव आयोग भी नहीं रोक सकता उनको। तो मोहम्मद अमीन साहब, अभी आपने देखा इसी पैनल में सतीश प्रकाश कह रहे थे 7 चरणों में चुनाव जानबूझ के करवाया गया है ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए। बताइए सर, ये 7 चरणों में की जरूरत क्यों पड़ती है? मैं इनको इस चीज की बात बता दूं कि अभी तो उत्तर प्रदेश की बात अब आई है, इससे पहले 5 स्टेट के चुनाव हुए थे तो आपने भी देखा था कि बंगाल में बहुत ज्यादा इस बात की चर्चा थी कि बंगाल, वेस्ट बंगाल के चुनाव इतने फेजेस में क्यों कराए गए। इनको हमने तभी बताया था कि वहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर था और स्टेट की पोजीशन अलग अलग होती है, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन अलग होती है। ये बेकार की बात कर रहे हैं। 2012 में भी जब चुनाव हुए थे तो ये खुद सत्ता में आ गए थे, तब कैसे आ गए थे? यही इलेक्शन कमीशन था। क्यों? इलेक्शन कमीशन यही था, इलेक्शन कमीशन के अफसर यही थे। ये सब बेकार की बातें हैं। इन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया है, अच्छी से तैयारी नहीं की है। अरे एग्जाम में पास होना फेल होना कैंडिडेट का काम है, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। जो छोटी छोटी बातें करते हैं और आरोप लगाते हैं बार बात पे, ये तो बात यही हुई। अमीन साहब, जो हार रहा होता है जी। अमीन साहब, ये भी बता दीजिए कि अगर डिजिटली प्रचार होता है तो उसमें सुनील साजन समाजवादी पार्टी से
और सतीश जी। प्रकाश जो कि बीएसपी की तरफ से अक्सर बोलते हैं, वो कह रहे हैं छोटी पार्टियों जी। को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि इन दो पार्टियों ने और छोटी पार्टियों ने जो रीजनल पार्टियां हैं जिनका वोटर थोड़ा गरीब है, कम जी। पढ़ा लिखा है, वो मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया इससे थोड़ा दूर है। हाँ। आपको लगता है कि इस पे उनको ये जो ये कह रहे हैं बता इनकी बात दीजिए। में दम है? नहीं, इनकी बात में कोई दम नहीं है। इन पार्टियों ने अपने लेवल पे अपने लोगों का काम किया होगा तो इनके लोग वोट देंगे। ये वर्चुअल रैली से और मोबाइल से वोट नहीं मिलता है। बिल्कुल, अगर इन्होंने अपने जीवन में किसी का साथ दिया है तो उनका मरते जीते साथ देगा और अपना नेता चुनेगा। और जिस नेता ने मक्कारी की है, बैठ के 5 स्टार होटलों में खाना खाया है, घूमता रहा है और जनता का मजाक उड़ाया है, उनको जनता वोट नहीं देती। ये एक छोटा बच्चा नहीं है आज की डेट में। सतीश आज के प्रकाश डेट में बोलिए। देखिए, सतीश प्रकाश, छोटा बच्चा भी 10 सतीश रुपए की प्रकाश चाय अमीन से साहब नहीं कह रहे हैं लेता। जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, बहुत स्मार्ट है, और ये आखिर के 1-1.5 महीने के प्रचार से कुछ नहीं होने वाला, सबने अपना मन बना लिया होगा। जी बिल्कुल ठीक है। सतीश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने म्यूट कर दिया है। चरणजीत सिंह सापरा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर आ रहा हूं संजू आपके पास। सापरा जी बोलिए, मतलब आपको आज चुनाव आयोग के किसी भी फैसले से कोई आपत्ति नहीं है ना? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। ये मेरे ख्याल से फेयर फैसला है और मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है और एक लार्जर इंटरेस्ट देखा है उन्होंने, राज्यों का और देश का लार्जर इंटरेस्ट देखा है जिस तरह से कोरोना फैला है। मेरे ख्याल से अब पार्टियों को अपने कार्य प्रणाली में या अपने प्रचार तंत्र में अगर संशोधन किसी को करना तो जरूर करना चाहिए, या डिजिटल मीडिया में और किस तरह से बड़े तरीके से जाना तो उस पर विचार करना पड़ेगा पार्टियों को। लेकिन लार्जली देखा जाए तो ये निर्णय ठीक है और जनता वोट देती है तो मैंने जैसे पहले कहा कि वो काम के आधार पर वोट देती है। भारत की जनता वो बहुत अवेयरनेस है और जनता को सब पता है कि किसने हमारे से कितने वादे किए थे, उसने वादे पूरे नहीं किए, और जो अभी पार्टी वादे कर रही है ये पूरे करेगी नहीं करेगी, ये सारा कुछ जनता जानती है। हमको विषय जो है वो जनता के बीच ले जाने हैं, निर्णय जनता का है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि लोकतंत्र में लोग तय करते हैं कि किसको कहां पर बिठाना है, और ये लोकतंत्र का एक पर्व है जिसकी शुरुआत आज इलेक्शन कमीशन ने की है। मेरे ख्याल से सभी पार्टियों को बिना कुछ सोचे समझे इसके अंदर कूदना है और कूदना ही है, इसके अलावा कोई पर्याय नहीं है हमारे पास में। और हमको अपनी पार्टी के उद्देश्यों को लेकर के, हमारे पार्टी के आइडिया और कार्यक्रमों को लेकर के जीत करके आना है। ओके, संजू वर्मा जवाब दीजिए। संजू वर्मा, ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी और बसपा, ये छोटी पार्टियां हैं, ये थोड़ी सी नाराज हैं। एक 7 चरणों में क्यों करवा रहे हैं, दूसरा डिजिटली क्यों प्रचार हो रहा है, कुल मिलाकर आपको फायदा हो रहा है इसलिए? मानस जी, नवंबर 2020 में बिहार चुनाव से पहले जब इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टियों का मत जाना, ओपिनियन जाना कि क्या फिजिकल रैलीज होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना तो मार्च 2020 से हम सब उससे ग्रसित हैं, फिजिकल रैलीज होनी चाहिए या वर्चुअल रैली? तो सारी पार्टीज ने कहा नहीं वर्चुअल रैली नहीं होनी चाहिए, फिजिकल रैली होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत जबरदस्त है और उनको एक अनफेयर एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, फिजिकल रैली की गई। फिर जब बंगाल चुनाव की बात आई तब वही पार्टी कहने लगी नहीं, फिजिकल रैली नहीं होनी चाहिए, इस बार आप वर्चुअल रैलीज करिए। तो बात यह है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, डैम्ड इफ यू डू डैम्ड इफ यू डोंट। फिजिकल रैली हो तब ये कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को अनफेयर एडवांटेज है। इलेक्शन कमीशन तो भारतीय जनता पार्टी की बातें सुनता है, उनके नेतृत्व के तहत काम करता है। वर्चुअल रैली का अभी आज जब घोषणा की गई इलेक्शन कमीशन ने, तब भी इनको दिक्कत है। मैं इनको एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं चरणजीत सिंह सापरा के साथ सहमत हूँ। जनता इतनी जागरूक है, पिछले 4.5-5 सालों में योगी आदित्यनाथ ने क्या काम किया या नहीं किया, उसके आधार पर अपना जाकर इस बूथ पर वोट देगी, मत डालेगी। ये कहना कि जनता जागरूक नहीं है, वो सिर्फ रैली के आधार पर निर्णय लेगी कि क्या सपा को वोट देना है, बसपा को देना है, कांग्रेस को देना है या भाजपा को देना है। आप जनता की इंटेलिजेंस को एटलीस्ट डिसक्रेडिट मत ठीक है, कीजिए। ओके संजू, एक सवाल और, संजू एक सवाल और, ओके संजू एक सवाल और। संजू वर्मा कह रही है, और बहुत एक लॉजिक भी इस बात के पीछे है, वो कह रही है कि जिसने पूरे साल पढ़ाई की होगी
अगर एग्जाम से पहले उसे 15-20 दिन पढ़ाई करने का मौका ना भी मिले उतना अच्छा, तो उसे चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन संजू, जो मैं भी राजेश बादल से कह रहा था, और मैं राजेश आपसे पूरी तरह सहमत हूं। संजू, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर पीक कर सकती है, लाखों केस आ सकते हैं। अगर मान लीजिए फरवरी में लाखों केस आए, उस समय आप वाकई इस फैसले से सहमत हैं कि उस समय इलेक्शन कमीशन कह रहा है घर से निकल के वोट करिए, सारे राजनीतिक दल उस फैसले के पीछे खड़े हैं, और डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि घरों में रहिए, मास्क पहनिए? मानव जी, आज बड़ी दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पिछले कई हफ्तों से, चाहे मनसुख मांडविया जी हो, चाहे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण हो, चाहे अलग अलग राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी हो, जो कभी अखबारों में, कभी अपने अपने राज्य के चैनलों पर बयान देते हैं, सभी ने एक बात कही है एक आवाज में कि आज 90% से ज्यादा एलिजिबल पॉपुलेशन को पहला टीका लग चुका है और 67% से ज्यादा एलिजिबल पॉपुलेशन को दूसरा टीका भी लग चुका है। और हमारे लोकतंत्र में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950-51 के तहत मेडिकल इमरजेंसी के चलते चुनाव को पोस्टपोन करने का प्रावधान नहीं है। तो एक तरफ एक महामारी है, दूसरी तरफ एक चुनावी प्रक्रिया है जिसको पूरा करना है, और दोनों को किस तरह से आगे बढ़कर ऐसा किया जाए कि बिना कोविड प्रोटोकॉल को तोड़े मरोड़े जनता की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हम पूरा करें। इसी के चलते सारी पार्टियां, मुझे लगता है, समझदारी से काम करेंगी और इलेक्शन कमीशन ने कोविड प्रोटोकॉल की भी बड़ी अच्छी तरह से, ठीक है, ओके, ऑल राइट। सुनील साजन, सुनील, अगर कोविड के इस प्रकोप के बीच मतदान होता है, आपको लगता है उसमें भी किसी को फायदा नुकसान इसका हो सकता है? हो सकता है कि कुछ लोग डर के मारे घरों से ना निकलें, कम निकलें? सुनील, देखिए मानव जी, मैं एक बात तो साफ कर दूं कि हम ये बिल्कुल नहीं मान रहे हैं कि वर्चुअल रैली होगी तो भाजपा जीत जाएगी, भाजपा को फायदा है। हाँ, ये बात जरूर मान रहे हैं, जो सरकार पूरे 5 साल फेल रही हो, अब अगर ये रैली कर लेते तब भी हारते, वर्चुअल रैली तब भी हारेंगे। हाँ, अगर पीक पे कोरोना होगा तो संकट जरूर है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी, आम आदमी के लिए भी है। लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग ने फैसला ले लिया कि चुनाव होना है, तो जो गाइडलाइंस जारी की हैं या बीच में भी जो वो नियम कानून बना देंगे चुनाव आयोग ने भी रैलियों को 15 जनवरी तक रोका है। 15 जनवरी के बाद उन्हें लगेगा खोलना है तो खोलेंगे, उन्हें लगेगा कंटिन्यू करना है तो पूरा चुनाव वर्चुअल रैली में करा देंगे। ठीक है, अगर पीक पे आता है तो चुनाव आयोग और प्रशासन मिलकर कोई न कोई रास्ता निकालेगा। मुझे लगता है चुनाव आयोग के पास उस समय एक मौका होगा कि वो समय बढ़ा दे या कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। ओके, ऑल राइट, हमें भरोसा है। सापरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सापरा जी बोलिए, और ये भी कहिएगा सापरा जी, जो हमें शक है, हो सकता है बहुत सारे लोग घरों से ना निकले कोविड में, जब लाखों केस आ रहे हो, अगर पीक आई तो? बिल्कुल मानक जी, मैं वही कहना चाह रहा था, अगर पीक उस समय आती है जब ये चुनाव के साथ फेस होंगे, तो मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बहुत भारी तादाद में गिरेगी, वो वोटिंग परसेंटेज। तो जब वोटिंग परसेंटेज गिरेगी तो मुझे नहीं लगता कि वो उस चुनाव का कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का जो मत है, जो उसके विचार है, वो जनता के सामने लोकतंत्र तरीके से नहीं जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन का ये बड़ा दायित्व बनता है कि अगर पीक के दौरान अगर चुनाव हो रहे हैं और उस समय अगर वोटिंग परसेंटेज गिरती है, अगर समझिए पहले फेज में उनको दिख रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा तादाद पर गिर गई है, तो निश्चित रूप से शायद चुनाव आयोग को उस पर फेर विचार करना पड़ेगा। ओके, राजेश बादल, किस तरह के लोग ज्यादा डरेंगे? मैं किसी क्लास या किसी वर्ग पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन अलग अलग तरह के लोग होते हैं ना हमारे समाज में भी राजेश। कुछ लोग डरते हैं ज्यादा, कुछ लोग बिल्कुल नहीं डरते हैं कोविड से। किसको क्योंकि अगर कोविड के एकदम पीक के बीच ये चुनाव होता है राजेश, तो वोटिंग जैसा सापरा जी कह रहे हैं हो सकता है गिरे। जी देखिए, ये तो है कि मैं सापरा जी से इस बात पर सहमत हूं कि शायद थोड़ा सा आंशिक गिरावट मतदान के प्रतिशत में आ सकती है। और डरने वाली जो बात है, देखिए डर नहीं है बल्कि सावधानी है। भय तो है, कोरोना का भय है, बुजुर्गों में भय है,
अधेड़ उम्र के लोगों में भय है, महिलाओं में भय है। थोड़ा सा जो भय अपेक्षाकृत कम दिखता है वो नौजवानों में कम दिखता है। तो भय के कारण बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, मैं ये मानता हूं। लेकिन ये आपने बहुत दिलचस्प बात कही है कि युवा वोटर में हो सकता है बाहर निकल के वोट देने में डर कम हो, इसीलिए हो सकता है कि युवाओं को अब पार्टियां ज्यादा टारगेट करें अपने इस वर्चुअल प्रचार में, जो कि आने वाला है। एक बात और भी है उसमें मानक, आप देखिए तो अगर रैलियां होती तो प्रचार तंत्र में, रैलियों में, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना सुनियोजित ढंग से प्रचार करते हैं, तो उसमें तो उनको कोई मात दे ही नहीं सकता था। तो इस तरह से तो कांग्रेस और बीएसपी और सपा को जो है बहुत राहत महसूस करनी चाहिए थी कि अगर रैलियां होती तो बीजेपी को मात करना बड़ा मुश्किल है। ओके, अमीन साहब अब बताइए। अमीन साहब, ये भी तो एक डर है ना, अगर मान लीजिए वोटिंग परसेंटेज गिर गया, फिर तो चुनाव आयोग के फैसले पे सवाल खड़े हो जाएंगे कि बताइए आपने तो अपील की, ज्यादा से ज्यादा लोग आए और परसेंटेज गिर गया, जबकि हर चुनाव में वोटिंग परसेंटेज, याद करिए अमीन साहब, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। जी, हमेशा बढ़ा है और कोशिश यही की है इलेक्शन कमीशन ने कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आज आपने एक शेर सुना होगा, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस के दौरान कहा था, यकीन हो तो हवा में भी चिराग जलता है। यकीन हो, हवा में भी चिराग जलता है अगर यकीन हो, अगर आदमी को कॉन्फिडेंस है कि मुझे वोट देना है। और आप देखिए, पहले कोविड के, दूसरे कोविड के, अब ये तीसरे की बात कर रहे हैं, पहले हमारे यहाँ इतने वैक्सीनेशन नहीं हुए थे। आज ही आप देखिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी बातें की हैं सारे अधिकारियों से, और हर जगह एक हमारा स्वास्थ्य का कोऑर्डिनेटर भी होगा। एक सेकंड अमीन साहब, एक सेकंड सर, ये शेर शायद उन लोगों को पसंद ना आए जिनको दोनों डोज लेने के बाद भी कोविड हो चुका है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, ये यकीन और ये सब चीजें ठीक है, लेकिन ये साइंटिफिक फैक्ट है, दोनों डोज लेने के बाद भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं लोग, और ऐसा नहीं है कि ये सिम्टोमेटिक है सर, सिम्टम्स भी आ रहे हैं उनको, और ये डर बिल्कुल जायज भी है। मानक जी, ये कब तक नहीं रहेगा ये भी तो बता दीजिए ना। सर किसी को नहीं पता, मैं कह रहा हूं किसी को नहीं पता। खुद सुशील चंद्रा आपके सीईसी, सर एक सेकंड, आपके सीईसी खुद कह रहे थे कोई नहीं जानता इसकी पीक कब आएगी, कब तक रहेगी, इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं। अगर कोविड पीक हुई, सतीश प्रकाश, अगर कोविड पीक हुई और कोविड में मतदान हुआ सतीश, तब आपको लग रहा है वोटिंग परसेंटेज गिरेगा और उसका भी फायदा बीजेपी को होगा क्या सतीश? सतीश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने म्यूट किया है शायद। संजू वर्मा बोलिए। सतीश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संजू। मानक जी, यहाँ पर बैठे कुछ लोगों ने कहा कि यदि कोरोना का संक्रमण फरवरी में बहुत ज्यादा बढ़ गया और हमने तीसरी लहर की पीक देखी तो वोटिंग परसेंटेज कम होगी। भाई, वोटिंग परसेंटेज यदि कम होगी तो सबसे ज्यादा चिंता तो भारतीय जनता पार्टी को होनी चाहिए, क्योंकि मैं लगातार हर डिबेट में, हर बहस में पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट आपके चैनल पर भी, मानक जी, मैंने आज 3:30 से पहले ये बातें सुनी। एक्सपर्ट कह रहे थे कि यदि वोटिंग परसेंटेज गिर गया तो सबसे ज्यादा भारी नुकसान तो भाजपा को होगा। यदि ज्यादा लोग आए पोलिंग बूथ पर वोट देने, तब शायद भाजपा जीत पाए। तो आपको चिंता क्यों है? मैं विपक्ष से पूछना चाहती हूँ, यदि वोटिंग परसेंटेज कम है तब तो सपा लोगों को उछलना चाहिए, कांग्रेस को खुश होना चाहिए और सपा को भी बड़ी सांत्वना मिलनी चाहिए। तो ये बार-बार राजेश बादल, क्लोजिंग कमेंट। राजेश, क्लोजिंग कमेंट। बहाना लेकर जब वोटिंग परसेंटेज गिरता है, राजेश, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब गिरता है तो सरकार रिपीट हो रही होती है, या वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए तो सरकार आ रही होती है, क्योंकि ये पिछले कुछ सालों में ये सारे पैटर्न्स बिल्कुल उल्टे पड़े हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। सामान्य स्थितियों में तो निश्चित रूप से ऐसा हम गणित लगा सकते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अगर ये कोरोना का जो काल चल रहा है, अगर उसके चलते गिरावट आती है मतदान के प्रतिशत में, तो उसमें तो सभी दलों के मतदाता होंगे ना। बीमारी का खतरा तो कांग्रेस के समर्थक को भी होगा, बहुजन समाज पार्टी के भी समर्थक को होगा। तो जो अगर मान लीजिए कोई परिवार का परिवार है और हर परिवार का जो मतदाता है वो अलग अलग दल को चाहता है, लेकिन अगर पूरा परिवार कहीं डर के मारे बैठा हुआ है, सही बात, हर पार्टी का नुकसान है। एग्जैक्टली। सतीश, इसमें भी आपको दिक्कत है क्या? आपको भी लगता है वोटिंग परसेंटेज गिरा तो नुकसान हो जाएगा आपको? देखिए, सुनिए, तमाम लोगों को नुकसान होगा। यहाँ मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि आप चुनाव कराना है, अरे लोगों की जान बचाना भी तो है। और देखिए, मैंने ये कहा था कि अगर महामारी के काल में अगर ये चुनाव हो रहा है
तो अगर ये चुनाव छोटा हो जाता तो इसमें कहीं कोई बुरी बात नहीं कही मैंने। ओके। क्योंकि अगर महामारी से आप चिंतित है तो महामारी से हम भी चिंतित है। और बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है भाई, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ओके, ऑल और राइट। रही दूसरी बात, हाँ। सुनिए, एक बात मैं अमीन साहब से जरूर पूछूंगा कि देखिए चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे उसके अधिकार तब नहीं शुरू होते। यही बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार सरकारी धन से पिछले 2 महीने में अपना चुनाव प्रचार कर रही है, और चुनाव आयोग अरे सर, सारी पार्टियां कर रही हैं सतीश प्रकाश। अब आपकी पार्टी ने प्रचार नहीं किया, आप पीछे रह गए, तो अब आप देखिए कह रहे हैं कि इन्होंने इतना प्रचार कर लिया, इतना प्रचार कर लिया। मायावती तो यहां तक कह रही थी इनकी पैसे की गर्मी है, इसीलिए सारी पार्टियां प्रचार कर रही हैं। हमने अपना जो गरीब आदमी का प्रचार का पैसा है, जो प्रचार में यूज करती हैं, उसको इलेक्शन के लिए बचा के रखा है। इसीलिए अब आपको देखना है कि अब अगले कुछ हफ्तों में आपको क्या करना है, अपनी रणनीति किस तरह बदलनी है। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए संजू वर्मा, सुनील साजन, चरणजीत सिंह सापरा, मोहम्मद अमीन साहब, राजेश बादल। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 15 जनवरी तक फिजिकल प्रचार नहीं होगा, सिर्फ वर्चुअल प्रचार हो पाएगा। और जैसा हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे, अगर कोविड केसेस बढ़ते हैं फरवरी में या फिर अभी 15 जनवरी के बाद, तो इलेक्शन कमीशन रैलीज और रोड शो पर लगे इस बैन को बढ़ा भी सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।